हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, दिस वीडियो इज अ सेकंड पार्ट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे आप पता लगा सकते हैं कि अच्छी कंपनीज कैसे सिलेक्ट करी जाती हैं, अच्छी कंपनीज के क्या पैरामीटर्स होते हैं, अच्छी कंपनीज की फाइनेंशियल रेशियोज कैसे दिखती हैं और इसके अगेंस्ट आपकी जो खराब कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल रेशियोज कैसे दिख सकती हैं। ये हमने इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जानने की कोशिश करी थी। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव टू दैट वीडियो और इसीलिए मैं आपके साथ सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे अगर इनकम स्टेटमेंट को साइड पे भी रख लिया जाए तो बैलेंस शीट आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए। दोस्तों, बैलेंस शीट किस तरीके से मदद कर सकती है इसको पहले हम कंपेयर करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट ने कैसे मदद करी थी। एंड बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि अच्छी कंपनीज इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे ढूंढी जाती है। हमने 2500 कंपनी से स्टार्ट करके अप्रोक्सीमेटली 400 कंपनीज पे हम पहुंच गए थे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को यूज करके। आज ऑल्दो मैं उस 400 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं वापस 2500 से करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप इनमें से कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करेंगे और कौन सी को यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ही आपको पिछली वीडियो में रिकमेंड किया था कि आप मेरी सारी फाइनेंशियल रेशियोज को एज इट इज मत यूज कीजिए क्योंकि आपकी और मेरी रिस्क कैपिटल अलग अलग हो सकती है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, मैं कंजर्वेटिव हो सकता हूं या वाइस वर्सा, और या फिर हम दोनों ही मॉडरेट हो सकते हैं, तो फिर हमारी चॉइसेस मैच कर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे इनकम स्टेटमेंट ये बताती है कि कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है, दोस्तों बैलेंस शीट ये नहीं बताती है कंपनी ग्रो कैसे कर रही है। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कंपनी की हैसियत कितनी है। और ये हैसियत कंपनी की जानना क्यों जरूरी है? कंपनी की नेटवर्थ जानना इसलिए जरूरी है, कंपनी की बैलेंस शीट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट से आपको यह पता लग जाता है कि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी कैसी है, कंपनी सॉल्वेंट है नहीं है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली या फिर उसके पास बहुत पैसा है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के थ्रू पता लगती हैं। तो बैलेंस शीट आपको ग्रोथ के बारे में नहीं बताएगी क्योंकि ग्रोथ आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट आपको बताएगी कंपनी का नेटवर्थ कैसा है, कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, स्टेबिलिटी बताएगी। ऐसे समझते हैं एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, कैसा पैसा कमा रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट बताती है। बैलेंस शीट बताता है कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास गोल्ड कितना है, उसके पास लिक्विड या इलिक्विड एसेट्स कितने हैं। अगर इनकम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैकअप ही नहीं है किसी चीज का तो इनकम मत होते ही आप स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ कंपनी ग्रो कर रही है, इनकम ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ सॉलिड बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए, कोई एक बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए, उसके पास एसेट्स होनी चाहिए, उसकी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज, अच्छा एसेट्स में भी कौन कौन से एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बैलेंस शीट बताती है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट दिखती कैसे है, आइए पहले हम चलते हैं धन के scanex.trade पे जो कि धन का स्क्रीनर है। यहां पर चल के हम देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो हम पिछली बार की तरह फिर एक कंपनी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया M&M। मैं कोई भी कंपनी यहां पर पिक करता हूं, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। यहां पर देखिए हम इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू इनकम स्टेटमेंट। तीन चीजें होती हैं, एक होते हैं एसेट्स, एक होती है लायबिलिटी और एक होती है शेयर होल्डर इक्विटी। दोस्तों, एसेट्स मतलब जो आप ओन करते हो, समथिंग दैट यू ओन। लायबिलिटी जो आप ओ करते हो, किसी को देनी है, समथिंग दैट यू ओ। और शेयर होल्डर इक्विटी जिसके आप बने हुए होते हैं। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा वो आपकी हैसियत है, वो आपकी नेटवर्थ है, वो आपकी शेयर होल्डर इक्विटी है। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी रीपे करने के बाद आपको प्रेफर्ड इक्विटी वाले को भी पे करना पड़ सकता है, इसीलिए आपकी एज अ कॉमन शेयर होल्डर आपकी शेयर होल्डर इक्विटी कम हो जाती है क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी में आपसे ऊपर एक और इक्विटी होल्डर बैठा हुआ है विच इज अ प्रेफर्ड इक्विटी होल्डर। अब दोस्तों, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों, एसेट्स प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स। दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो वाले एसेट्स जो आप इमीडिएटली नहीं बेचेंगे, बेचना चाहे तो भी शायद नहीं बेच पाएंगे, लेकिन इमीडिएटली बेचते तो जनरली नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी लैंड हो गई, आपका प्लांट हो गया, आपकी मशीनरी हो गई,
गई, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं वो वाले एसेट्स जो एक साल के अंदर आराम से बिक जाएंगे, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर कंपनी ने गोल्ड परचेज कर रखा है, अगर कंपनी ने कोई लिक्विड सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, कंपनी ने एफडी कराई हुई है, ये सारी चीजें आपके लिक्विड एसेट्स के अंदर काउंट हो जाती हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, एसेट्स ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? ऑफ कोर्स जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। तो फिक्स्ड एसेट ज्यादा हो या करंट एसेट ज्यादा हो, दोनों ही बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्दो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों लायबिलिटी पे आ जाते हैं। लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर पे करनी है वो करंट, और जो आपको अभी नहीं पे करनी है वो नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रेफर्ड इक्विटी और कॉमन इक्विटी। अब दोस्तों यहां पर हम आते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों सबसे पहली चीज, आप मुझे बताइए आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, उधार से भरा हुआ या बिना उधार के? आई एम वेरी श्योर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपना जीवन बिना उधार के चाहते हैं। वैसे ये स्टेटमेंट भी गलत है कि उधार खराब चीज है, क्योंकि अगर आप उधार वाले पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे तो कंपनी इस उधार वाले पैसे से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। क्योंकि मोस्टली, मैं उस चीज की डिटेल में आज नहीं जा रहा, अगर आपको इसका लॉजिक जानना हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, मोस्टली डेट जो है वो सस्ता होता है और इक्विटी मोस्टली महंगी होती है। अगर कंपनी डेट लेती है, अगर कंपनी लोन लेती है तो ये कंपनी को सस्ता पड़ता है, और अगर कंपनी अपनी इक्विटी इशू करती है तो ये कंपनी को महंगा पड़ता है। वैसे आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोली है, तो आप एक बार कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। मैं इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट आप बताइएगा मुझे कि आपको स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई। तो कंपनी डेट ले सकती है और कंपनी इक्विटी इशू कर सकती है। कंपनी अगर उधार लेती है तो मोस्टली सस्ता पड़ता है, इक्विटी इशू करती है तो मोस्टली महंगा पड़ता है। लेकिन दोस्तों उधार की प्रॉब्लम ये है, आप सोचिए अगर आपने बहुत सारा लोन ले लिया है, जब तक आपकी सैलरी आ रही है तब तक लोन आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर सैलरी आनी बंद हो जाती है तो लोन तंग करेगा, राइट? यही प्रॉब्लम दोस्तों कंपनी के साथ होती है। अगर कंपनी की रेवेन्यू की फोर्सिबिलिटी बनी हुई है तो डेट अच्छी चीज है, लेकिन अगर रेवेन्यू की फोर्सिबिलिटी खराब हो जाती है तो डेट से खराब कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसीलिए हमें, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहेगा हमारे लिए, हम रेवेन्यू की फोर्सिबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ऐसी कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा ना हो। अगर डेट टू इक्विटी रेशो कम है तो ये हम जनरली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी सेफ तो है। हाँ, कंपनी की ग्रोथ रेट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन इसीलिए हमने इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ ऐसी कंपनीज को ही चूज किया था जो लगातार ग्रो कर रही हैं और शेयर होल्डर के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। उनमें से एक फाइनेंशियल रेशो हमारी अर्निंग पर शेयर की थी, तो जो ये बताती है कि कंपनी अच्छे लेवल पे ग्रो भी कर रही है, अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों पहली फाइनेंशियल रेशो जो बैलेंस शीट में आपको देखनी चाहिए, जो मैं पर्सनली देखता हूं, वो है डेट टू इक्विटी रेशो। मैं पर्सनली चाहता हूं कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो कम से कम होनी चाहिए। एक टेस्ट करें यहां पर कि कितनी कंपनीज ऐसी है जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है। बहुत कम कंपनीज या बहुत ज्यादा कंपनीज? चलिए जब तक मैं स्क्रीनर लगा रहा हूं आप मुझे कमेंट से बताइए कि डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1, मैं अप्रोक्सीमेटली 2500 कंपनीज को स्कैन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए रिजल्ट 50% से कम आएगा या 50% से ज्यादा आएगा? कमेंट से बताइए। यहां पर तब तक मैं स्कैनर अप्लाई करता हूं, तो यहां पर हम चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 26-40 कंपनीज यहां पर हैं, तो देखते हैं 50% से कम रिजल्ट आता है, 50% से ज्यादा आता है। मैं यहां पर करता हूं ऐड फिल्टर और मैंने यहां पर डाल दिया डेट टू इक्विटी रेशो। अब दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो मैंने चूज करना है, पहली बात तो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दूसरा वो 1 से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहां पर दोस्तों, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2100 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ज्यादा उधार नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इंडियन कंपनीज का। दोस्तों नो वंडर व्हाई FIIs आर मैड अबाउट इंडियन कंपनीज, दे आर फैन ऑफ इंडियन कंपनीज, क्योंकि ये बिना उधार के दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हाँ, हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा नहीं है। रादर इस नंबर को अगर हम और भी कम कर दें, 1 की जगह अगर हम इसको 0.5 कर देते हैं दोस्तों, तब भी आपके पास बहुत सारी कंपनीज मिलती हैं। देखिए अप्रोक्सीमेटली 1600 कंपनीज के आसपास ऐसी है जिनका डेट टू इक्विटी रेशो 0.5 से भी कम है। और आपको क्या चाहिए? अब अगर कम उधार से भी ये ग्रो कर पा रही हैं, इससे अच्छा आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों पहली फाइनेंशियल रेशो जो आपको चेक करनी है वो है डेट टू इक्विटी रेशो, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन भी तो मैटर कर सकते हैं। व्हाट इफ कंपनी शॉर्ट टर्म में ही स्ट्रगल कर रही हो? इसलिए दोस्तों यहां पर एक फाइनेंशियल पैरामीटर हम और चेक करेंगे, वो होगा हमारा करंट रेशो का। तो हम ये कहते हैं कि मेरी जो करंट रेशो है, देखो हर एक इंडस्ट्री की अपनी अपनी करंट रेशो हो सकती है, मैं यहां पर करंट रेशो अप्लाई कर देता हूं, तो मेरी कंपनी की जो करंट रेशो है वो इंडस्ट्री की करंट रेशो से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू इंडस्ट्री। लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा पैसा भी कंपनी रख के क्या करेगी? अगर कंपनी ज्यादा पैसे अपने पास रख लेती है तो कंपनी
कंपनी बिजनेस में पैसा नहीं लगा रही है, ये कैश कंपनी रख के क्यों वेस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम एक और पैरामीटर यहां पर ऐड कर सकते हैं कि मेरी जो करंट रेशो है, जिसको मैं दोबारा से यहां पर अप्लाई कर देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी की करंट रेशो 5 से ऊपर ना रहे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर इसके करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो एक साल में बेचे जा सकते हैं, तो बेसिकली काइंड ऑफ कैश हो गया आपके पास, कैश या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई आपके पास, और करंट लायबिलिटीज जो आपको एक साल में पे करनी है। अब सोचिए, आपको एक साल में 3 लाख रुपए की ईएमआई पे करनी है, आपने अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप इस पैसे का? ये पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना। अगर आप इस पैसे को कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा रहता। तो दोस्तों इसीलिए करंट रेशो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैनेजमेंट पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रही है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मेरे सामने बचती हैं 297 कंपनीज। यहां पर हमने 3 पैरामीटर्स लगाए हैं बैलेंस शीट से। पहला, डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरा, करंट रेशो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन इंडस्ट्री से अच्छी चाहिए। तो इंडस्ट्री से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में मैं हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे भी अपने पास होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये पैसे होल्ड करने ही नहीं है, मैं इस पैसे को बिजनेस में लगाना चाहता हूं। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपनी बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं और पुरानी रेशियोज जो हमने इनकम स्टेटमेंट की डिस्कस करी थी और आज जो बैलेंस शीट की करी है, इन दोनों को मिला के आप अपने लिए अच्छी कंपनीज का चयन कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चोरियां होती हैं इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, पकड़ी जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये बात 100% सही है और ये मैं आपको बता सकता हूं अगली वीडियो में, जहां पर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में चाहे हम 1 रेशो देखें या 2 रेशो देखें, लेकिन ये रेशोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कैश फ्लो पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा कैश फ्लो वीडियो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टॉकिंग अबाउट इट। और मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर, मैं वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने बहुत सारी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो से इसलिए निकाली है क्योंकि मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में उनकी चोरी पकड़ ली थी और 100 वाला शेयर आज 2 रुपए का ट्रेड कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट और ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। बताइएगा मुझे कमेंट्स में अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.